वंदे मातरम। 3 नवंबर 2020 सायं 8 बजे उदय मन्ना आप लोगों से मुखातिब होने के लिए उपस्थित हो गया है रोजाना की तरह। और 82वां एपिसोड आज के दिन फेसबुक लाइव शो का किया जा रहा है। तो इसलिए तन्मयता के साथ कुछ सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर धारण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन थेरेपी जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। और धीरे धीरे लोग आते जाएंगे और ये कारवां जो है कहीं ना कहीं किसी निचोड़ पे, किसी निष्कर्ष पे निकले। ऐसी बातचीत आपके विचारों से ही संभव है। आपके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दिन भर में क्या महसूस किया। और अब तो राम जानकी संस्थान आरजेएस के जो लोग हैं उनसे ये निवेदन किया गया है कि आप दिन भर में या हफ्ते भर में जो सकारात्मक कार्य करते हैं उसका प्रदर्शन भी करें, बताएं कि आपने देश के लिए या अपने अपनों के लिए कौन से ऐसे कार्य किए। तो आइए, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जिसका ये गीत सुनकर इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नहीं कहते रड सकोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत ये रहे बस तेरा प्यार ही। मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, तो इस तरह से ये स्थिर बच्ची जो है इसने देशभक्ति की अलख जगाई कई सालों से। और प्रधानमंत्री ने भी इसकी चर्चा की थी अपने भाषण में। और अपने माता पिता के सहयोग से इसका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है। ये स्तर जो है इसके अंदर बचपन से ही अगर देशभक्ति की भावना आ रही है तो ये कितना बड़ा सकारात्मक संस्कार है जो मिजोरम की इस बच्ची को मिला है।
और यही ज़रूरत है, पूरे भारत के बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचे। और यूट्यूब पे ये आप जानते हैं कि सभी फेसबुक लाइव के कार्यक्रम जो हैं वो यूट्यूब पे 2 पार्ट में लोड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे जोगिंदर गुलिया साहब ने अपना यहाँ पे कमेंट किया है, तो कमेंट में कुछ विचार भी गुलिया साहब आप लिखें, क्योंकि हम लोग विचारों की पर क्योंकि 15-20 मिनट आपके ही विचारों पे चर्चा होगी। तो ये कल से हम लोगों ने इसको पालन करना शुरू किया है। अभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे तो अपने विचार को साझा करेंगे और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि ये वन वे कम्युनिकेशन न रहे। क्योंकि ये देश की बात करने के लिए आए हैं, सकारात्मक भारत आंदोलन की बात करने के लिए आए हैं। घर घर की जो सकारात्मकता है वो बढ़े, नकारात्मकता दूर हो, और नकारात्मकता में पर सकारात्मकता की विजय गाथा लिखने का आंदोलन 5 साल से हम लोगों ने चलाया है। काफ़ी पत्रकार जुड़े हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ तक ये संदेश जो भी आप लोग लिखते हैं उस पर चर्चा होती है, तो आपका हम नाम ले सकें इसलिए यहाँ पर कमेंट करना उचित होता है। और आपके विचारों से ही ये विचार क्रांति जो है आगे अग्रसर होगी, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो निवेदन है कि आप लोग अपने विचारों के साथ जुड़े इससे, और काफ़ी मीडिया संस्थानों द्वारा जो है वो सहयोग भी किया जाता है, और उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन पहले आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि 3 नवंबर को जो जन्मदिन है, क्योंकि हम लोग 3 नवंबर और 4 नवंबर की संक्षेप में चर्चा करेंगे कि आखिर ये दिन जो है महत्वपूर्ण क्यों होता है, कौन से महापुरुष हैं। तो जन्म दिन है 1976 में मानवजीत सिंह संधू, जो भारतीय निशानेबाज हैं, जो मुख्यतः ट्रैप शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। अमर्त्य सेन, जो नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र में, 1933 में 3 नवंबर को जन्मदिन। लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो लक्ष्मीकांत जी का जन्मदिन जो है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार, 1937 में 3 नवंबर को। पृथ्वीराज कपूर आप जानते ही हैं, हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष, जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, 1906 में 3 नवंबर को जन्मदिन। और सवाई जय सिंह आमेर का वीर और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा थे, तो उनका 1688 में 3 नवंबर को जन्मदिन। तो इस तरह से इन जन्मदिन की चर्चा के साथ साथ आइए हम इस चीज़ की भी आगे और कुछ पृथ्वीराज कपूर के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोग देख रहे हैं जैसे डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, आप लोग यहाँ पर भी लिख दें कि आप किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपकी रिकॉग्निशन जो है वो स्टेट के माध्यम से हो जाएगी। तो ये पता चल जाएगा कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो कम से कम स्टेट का नाम इसमें ज़रूर लिखें, क्योंकि अब हम लोग इसको बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से फेसबुक लाइव शो को, क्योंकि 82वां एपिसोड हो रहा है और ढेर सारे अनुभव हो गए हैं, लोग जानना चाहते हैं। जैसे ऋषि अरिबम साहब की बहुत अच्छा वहाँ समाज सेवा कर रहे हैं और फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, और उनके समाज सेवा के कार्य को जो उन्होंने विनोबा भावे पे किया था, जिस तरह से लोगों को राशन वगैरह बांटा था, शेयर किया था ऋषि अरिबम जी। आप आरजेएस फैमिली से भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जैसे आप मणिपुर से हैं संभवतः, तो मणिपुर लिख दें तो उससे भी ये हो जाता है। और कुछ विचार वहाँ के, अभी आपने मिजोरम का गीत सुनाया गया था, वंदे मातरम, जो ईस्थर का है, ईस्थर ने गाया है, बच्ची है छोटी सी, प्रधानमंत्री ने भी चीज़ की चर्चा की थी अपने भाषणों में, और वो उसका अपना यूट्यूब है, और इस तरह से वो मिजोरम की संस्कृति को भी और देश की संस्कृति को भी वो रिफ्लेक्ट करती है। वो बच्ची पूरे देश भर में धीरे धीरे विख्यात हो रही है। तो अनुराग प्रताप सोलंकी जी आप जुड़ते भी हैं, यामीन मलिक जी जुड़ते हैं, आप धन्यवाद आपका। जैसे डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने लिख दिया बिहार पटना। नरेंद्र टटेसर जी जुड़ गए हैं, ये दिल्ली से हैं क्योंकि आरजेएस फैमिली में है, लेकिन कुछ लोग पहल जुड़ेंगे तो पता नहीं चलता है। तो यूट्यूब पे आपका रिकॉग्निशन करना ही हम लोगों का उद्देश्य है कि आपके कार्यों की झलक इसमें मिले। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों ने वीडियो भेजा है, जिन लोगों ने इसमें अपना कुछ भेजा है, तो उसको हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये शेयर करने का ही प्रोग्राम है। मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है, किसी एजेंडा को लेकर मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो रहा हूँ। 82वां एपिसोड आज के दिन प्रस्तुत किया जा रहा है। 80वां एपिसोड और 75वां एपिसोड के बदले उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने वो किया था, राष्ट्रीय वेबिनार किया था। तो ऋषि अरिबम जी मणिपुर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही कहा मैंने।
तो ये आपकी जो पहचान है ये यूट्यूब पे लोड हो जाएगी, कार्यक्रम के बाद लोड हो जाती है। तो इसलिए जो है हम लोग कम्युनिकेट करें, क्योंकि कोई भी संगठन या राम जानकी संस्थान है, आरजेएस कहते हैं, ये सकारात्मक भारत आंदोलन है। ये है अपने और अपनों के लिए। आप जहां पर हैं वो आपके अपने सकारात्मक अगर हो जाते हैं तो वो इसी आंदोलन का एक पार्ट है कि हम लोग चाहते हैं और आपके प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस देखते हैं। इस देश के लोग अगर प्रोग्रेस करते हैं तो उसको, जैसे हरीश शर्मा जी जुड़ गए, मूलतः डोहर खुर्द हरियाणा, अब दिल्ली बख्तावरपुर में रह रहे हैं। मतलब मूलतः ये डोहर खुर्द हरियाणा के रहने वाले हैं और अब दिल्ली में बख्तावरपुर में रह रहे हैं। और ये आरजेएस फैमिली से अभी अभी बिल्कुल नया जुड़े हैं, एक हफ्ता ही हो रहा है और शिक्षक हैं ये। तो सभी लोगों का स्वागत है। और संगठन के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने जो विचार हैं, क्योंकि ये आपका मंच है। डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी आरजेएस राष्ट्रीय स्टार हैं और उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली में हूं, तो इन्होंने भूदान भी किया है। आरजेएस की एक भवन बनना है, सकारात्मक भारत भवन, तो उसके लिए नरेंद्र टेटेसर जी ने भूदान किया है, जमीन दान किया है और उस पर जो है विचार विमर्श चल रहा है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे सहायता केंद्र की भी, क्योंकि आप लोगों तक हम लोग किस तरह से पहुंचने वाले हैं और आपके दुख दर्द में किस तरह से सूचना का माध्यम जो है वो बनने जा रहा है, उसकी एक वानगी भी आज प्रस्तुत की गई है। और संभवतः हम लोग सक्सेस रेट में जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि आज ग्रुप में डाला गया है कि किसी को मकान चाहिए था, किराए का मकान चाहिए था दिल्ली के अंदर, आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर वगैरह हैं तो उनके अपने चार्जेस होते हैं। लेकिन हम लोग आरजेएस फैमिली के थ्रू एक दूसरे को कोऑपरेट करके, क्योंकि आरजेएस फैमिली के लोग 25 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली में भारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। कितनी बैठकें उन लोगों ने आयोजित की हैं, आरजेएस की सकारात्मक बैठक। आप यूट्यूब पे लिखेंगे या गूगल में आरजेएस सकारात्मक बैठक, तो आपके सामने पूरा आरजेएस का खानदान नजर आ जाएगा। जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहते हैं। तो ये 5 साल की जो मेहनत है, उसके बाद अब ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी जो है वो बन चुका है। और अब आप लोग जब जुड़ रहे हैं तो कुछ हम लोग नया करने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी भारत हम लोग कहते हैं तो हम लोगों के जेहन में सिर्फ आता है कि हम भारतीय और आप भारतीय। इसके बीच में हम लोगों का कुछ भी, चाहे मैं टोपी लगाऊं, टीका लगाऊं, कोई भी वस्त्र पहनूं, इन वस्त्रों से कोई हमारी वो नहीं है। भारत जो है वही मैं हूं और भारत ही हमारा है, हम सबका है। और इसी की रक्षा करने के लिए आप बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, तिरंगे की रक्षा करने के लिए जो जितने आप विद्वान सब जुड़े हुए हैं, आपको साधुवाद है कि इस तरह के फेसबुक लाइव को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि यहां आपकी ही बात होगी। कई इसमें चीजें आई हैं, जैसे संगठन के बारे में मैं बता रहा था, तो इसके बारे में ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है, जैसा माना जाता है इसके बारे में, कि संगठन के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो हम लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? भारत में सकारात्मकता बढ़े, सकारात्मक भारत आंदोलन की। लड़ नहीं सकते तो लिखो। तो लड़ नहीं सकते कहने का मतलब कि आप अगर कुछ घर में बैठे हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि पार्थसारथी थपलियाल साहब हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, खास करके सकारात्मक भारत आंदोलन के। आप जो हैं वो जितने भी लेख होते हैं आरजेएस के, वो आप लिखते हैं। और वैसे भी लेखक के रूप में आप विख्यात हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर भी हैं। बलबीर सिंह जी जय हिंद। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी आरजेएस के ये हैं, एडमिन हैं। और संगठन के बारे में बता रहे थे थपलियाल साहब, जैसा आपके सामने तो खैर दीपक, सूरज के सामने दीपक जलाने वाली बात है। लड़ नहीं सकते तो लिखो, लड़ नहीं सकते तो लिखो। यानी कि हम अगर बैठे हैं तो कुछ लिख सकते हैं। आजकल उंगलियों का कर्तव्य जो है वो हो जाता है। लिख नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते तो ये सब कर रहे हैं उनका सहयोग करें। और अगर सहयोग भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये सब कर रहे हैं उनका विरोध मत करो, क्योंकि ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आरजेएस देश में यही काम कर रहा है। इसीलिए इस चीज को साझा किया गया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही कर रहे हैं, देशवासियों के लिए ही कर रहे हैं, कि देशवासी सकारात्मक ढंग से, क्योंकि नकारात्मकता का आप जानते हैं कि कितना बड़ा दुष्प्रभाव देश पर पड़ रहा है या पड़ता है। आप खुद इसका आकलन कर लीजिए। आप जरूर इस चीज से असहमत होंगे या सहमत होंगे, लेकिन एक बार विचार जरूर कीजिए कि अगर हम पॉजिटिव वे से अपनी बातों को कहें, इस देश की समस्या के समाधान की तरफ ले जाएं, न कि उसमें विवाद उत्पन्न करें। यहां तो महापुरुषों पे भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन सब चीजों से, कास्ट, क्रीड, क्षेत्र
कि जो ये तुच्छ मानसिकता है, उसको छोड़कर हम लोग भारतीय बनकर, अगर हम सकारात्मक बनकर, वही भारतीयता का मतलब है कि हम भारतीय हैं तो आप भारतीय हैं, तो उसमें डिफरेंसेस कहाँ हो जाते हैं। हम कोई भी कपड़ा पहने, किसी भी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, यही तो भारत की ताकत है। इस ताकत को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ चंद वोटों के चलते अगर भारत कमजोर हो जाएगा तो बताइए किसके हिस्से में क्या आएगा। इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की आज बहुत ही आवश्यकता है। तो फटाफट जो है आज इन चीज़ों की तो चर्चा करते हैं, क्योंकि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान था। तो बिहार में शाम के 5 बजे तक का रिपोर्ट है कि 46.78% तक वोटिंग हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के आखिरी 1 घंटे पहले 5 बजे तक 46.78% वोटिंग रिकॉर्ड किया गया। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर 17 जिलों की 94 सीटों पर 41,362 बूथों का गठन किया गया था। वहीं पर भोपाल के बारे में आपको बता दें, ये राहुल जी जो भोपाल से जुड़े हुए, इंदौर से जुड़े हैं, उन्होंने भेजा है। भोपाल निर्वाचन आयोग ने 28 विधानसभा सीट पर का जारी की मतदान का प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक का है। मध्य प्रदेश में कुल मतदान 50.15% हुआ है। तो ये साझा किया गया, ये राहुल जी का पोस्ट है। वहीं पे हरीश कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक भी हैं, और उनका पोस्ट है, और आप खुद ही देख लीजिए, ये हरीश कुमार शर्मा जी। तो यही संगठन की बात होती है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ करना जरूरी है। तो चेन्नई की मूल निवासी प्रियंका राधाकृष्णन पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड गई थी। वहां उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिनके लिए इंसाफ की लड़ाई काफी चुनौतीपूर्ण होती है। उनके इस काम से प्रेरित होकर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न ने भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को मंत्री बनाया है। न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाली प्रियंका पहली भारतीय बन गई हैं। ये प्रियंका की जो है सकारात्मक सोच है, जिसके चलते ये जो है, और हरीश कुमार शर्मा जी ने इसे साझा किया था। तो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। और यहीं पर आपको ये भी साझा कर देते हैं कि जो हमारे आरजेएस ग्रुप में, जिन्होंने कि आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान भी अपने जो हेड थे विभागाध्यक्ष पीएमसीएच पटना के सर्जरी विभाग के डॉक्टर यूपी सिन्हा, उनके स्मृति में धन्वंतरी जी, जो भगवान धन्वंतरी कहे जाते हैं, उनके नाम का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है डॉक्टर ओपी झुनझुनवाला जी ने, और उन्होंने एक पोस्ट किया है। आइए इसको सुनते हैं। हम सभी जुट हुए हैं आरजेएस राम जानकी संस्थान के परिवार एक जगह एकजुट हुए हैं। लक्ष्य हमारी पहल है सकारात्मक भवन निर्माण की। इस विषय पर मन केंद्रित करते हुए मुझे स्मरण आ रहा है माँ दुर्गा के दिए हुए सुनाता हूँ। देवी बोली, मैं ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उस सब रूपों से मैंने समेट लिया, तब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। तो हमें आज ये स्थिति है कि मीडिया के माध्यम से श्री उदय मन्ना जी की वाणी से हमारी सोच में को एक आयाम मिला है कि हम सभी अपने अपने स्थान से सकारात्मक सोच के विषय में सकारात्मक सोच हमारी बनी है। लेकिन इस सकारात्मक कार्यान्वयन करने के लिए हमें चिति शक्ति चाहिए। वो चिति शक्ति देवी ने हमें वचन दे दिया है। अतः यह तभी संभव होगा जब हमारा भवन बनेगा। वो आसान होगा, संभव तो हर हालत में होना है, लेकिन वो आसान होगा। हम जल्दी इस पर सफलता पा सकेंगे। नकारात्मक के राक्षसों को भस्म करने का, नकारात्मक सोच को
भस्म करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमारी सबकी सम्मिलित और एक रूप होगी। जिस तरह से कोणार्क मंदिर में हमारे पूर्वजों ने तो ब्रह्मांड के तारे को लाकर बसा दिया, और हम सभी आसानी से वहाँ जो भी दर्शन के लिए जाते हैं या जो उनका स्मरण ध्यान घर बैठे करते हैं, उनको भी वो शक्ति मिलती है। तो इस तरह से भगवान एक शक्ति का केंद्र बनेगा। उसका परिणाम पाने के लिए हमें एक साथ वहाँ से शक्ति युद्ध होगा। जैसा कि माँ ने महाराक्षस निशुंभ को वध किया, धूम्रलोचन का वध किया और अनेक राक्षसों का वध करके देवताओं को उनकी संपदा वापस कराई, उसी तरह हमारी संपदा, हमारे देश की संपदा, भारत की संपदा जो लूट ली गई है वो वापस आवेगी। जिसको हमारी नकारात्मक सोच ने उसको खतरे में डाल रखा है, चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी। ये सकारात्मक भवन के निर्माण से हमें उम्मीद है। ओम शांति शांति। जय राम जानकी संस्थान के परिवार की। ओम वंदे मातरम। एक राष्ट्र एक भवन। जी, तो ये थे ओपी झुंझुनवाला जी, और लगातार जुड़ते हैं। और आज जिन्होंने ये पोस्ट किया था, तो आप जानते हैं कि सब लोगों से आमंत्रित किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें, अपनी भावनाओं को आप विचार दीजिए, उन्हीं विचारों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक पोस्ट फेसबुक से उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने पोस्ट किया है, तो एक बार इनका भी अवलोकन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्यसभा हेतु आप सभी माननीय सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित होने की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। तो आप स्वयं पढ़ रहे होंगे। राज्यसभा हेतु निर्विरोध निर्वाचित होने की आप सभी को बधाई। जी, और आगे बढ़ते हैं और विवेकानंद पे एक चर्चा कर लेते हैं। विवेकानंद, आप जानते हैं कि विवेकानंद के नाम का राष्ट्रीय सम्मान भी घोषित है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे ये करेंगे। और आप लोग कुछ कमेंट्स कर दें ताकि एक बार उस पर चर्चा, जो भी दिन भर में आपने महसूस किया है, ज़रूरी नहीं कि मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसी पे हो, आप कोई भी विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी और बूढ़ी औरत की एक छोटी सी कहानी है, उसको आप तक साझा करते हैं क्योंकि बहुत ही सकारात्मक कहानी है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जब अपने पद यात्रा पे भारत भ्रमण पे थे तो एक दिन उनको कुछ खाने को नहीं मिला और वो यूं ही खाली पेट एक गांव में एक देवी के मंदिर के बाहर सो गए। आधी रात एक बूढ़ी औरत आई गर्म खाना लेके और विवेकानंद को जगाकर स्वयं अपने हाथ से उनको खाना खिलाया, सो गए। सुबह हुई तो विवेकानंद ने अपने वस्तुओं को उठा के वहां प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। तो किसी ने कहा कि अरे साधु, थोड़ी देर और रुक जाओ, देवी का फाटक खुलने ही वाला है, देवी के दर्शन भी तो किए जाना। तो स्वामी विवेकानंद ने उसको मुस्कुरा के उत्तर दिया कि ऐसा कौन सा फाटक हो सकता है जो किसी देवी को रोक ले। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को खाली पेट सोते नहीं देख सकती, उसी तरह देवी अपने भक्तों को बंद फाटक से भी आधी रात को दर्शन दे सकती है। और विवेकानंद सुदूर दक्षिण भारत के लिए निकल लिए। तो इस तरह के भारत के जो सन्यासी हैं, उनके ज्ञान जो है वो अपने आप लोगों को मार्गदर्शन देता है और हम लोगों को उस पर चलना भी चाहिए। जिस तरह से हम लोगों की जो संस्कृति है, उन संस्कृति की जो अच्छाइयां हैं, मैं अंधविश्वास या कुरीतियों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर पति और पत्नी के बीच में एक क्या त्योहार
365 दिन में और भी त्यौहार आए, जैसे कि हरितालिका तीज होती है तो कुछ राज्यों के लोग मनाते हैं, लेकिन वहां पर जब करवा चौथ होता है तो वो भी कुछ राज्यों के लोग मनाते हैं। अलग अलग तरीके से मना सकते हैं हम त्यौहार, उद्देश्य एक ही होता है कि अपने पति की दीर्घायु के लिए। तो ये सारे त्यौहार जो है मनाने से आपस में अगर प्रेम फैलता है, बढ़ता है, परिवार में सुख शांति खुशहाली आती है, तो हम लोगों को इसको शेयर करना चाहिए, चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन अगर उसमें अच्छाई है। देखिए, अंधविश्वास और कुरीतियों से तो दूर रहना चाहिए, वो नकारात्मक चीज है। लेकिन करवा चौथ जो है ये तो प्रकृति की पूजा करते हुए अपने पति की दीर्घायु की कामना करने का पर्व जो है करवा चौथ, जो कि 4 नवंबर कल का दिन है। तो आप सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं, सफल तरीके से करवा चौथ मनाया जाए। और करवा चौथ एक प्रमुख त्यौहार है भारत का। ये भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये पर्व सौभाग्यवती यानी कि सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। और कितना अच्छा नजारा होता है, लोग छत पे जाकर चंद्रमा का नजारा करते हैं, नहीं तो चंद्रमा को देखे कई दिन हो जाते हैं। ये है सकारात्मकता आ जाती है। हमारे पर्व और त्यौहार बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डेवलप हुए हैं। इस भारत को बचाने के लिए हमारे पर्व त्यौहार, क्योंकि देखिए मैंने जिन राज्यों को बताया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये पर्व करवा चौथ माना जाता है। उसी तरह से बिहार और अन्य झारखंड वगैरह में जो हरितालिका तीज वगैरह का मनाया जाता है, तो वो भी, उसका उद्देश्य भी यही होता है। उद्देश्य एक है, लेकिन अलग अलग समय और तिथि काल के अनुसार वो अलग अलग मनाए जाते हैं। लेकिन प्रकृति के दर्शन यानी कि चंद्रमा के दर्शन, आप स्वयं आकलन कीजिए कि कब आपने चंद्रमा का दर्शन, खास करके शहर में रहने वाले लोग चंद्रमा के दर्शन कर ही नहीं पाते। तो इस बहाने हमारी महिलाएं जो है चंद्रमा के दर्शन कर पाती हैं। हमारे परिवार के लोग छत पे जाते हैं और चंद्रमा के दर्शन करते हैं। तो ये कितनी बड़ी अच्छी रोचकता इसमें आ जाती है। और चंद्रमा के दर्शन से उसकी शीतल चीज़ें छाया पड़ती हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए भी। और कथा कहानी तो आप उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, बस इतनी ही चीज़ें कहूँगा कि ये एक अच्छा पर्व है और इसको मनाना चाहिए। और एक और ख़ास जानकारी आज के लिए आपको बताना चाहें, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र जो जैन कवि थे, इनके नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 श्री अशोक जैन जी और श्रीमती अलका जैन जी, सिविल लाइंस, दिल्ली ने अपने पिताजी स्वर्गीय रामकिशन जैन जी डालमिया की स्मृति में भेंट किए। ये आज ही जो है वो डिज़ाइन उपलब्ध हुआ और आप तक साझा कर रहा हूं जी। तो इस तरह से आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान हम लोग महापुरुषों के नाम पे दे रहे हैं। इससे क्या है कि हमारे महापुरुषों का जो चरित्र है वो भारत की जनता तक पहुंचेगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं श्रीमद रामचंद्र जी को, बहुत कम लोग जानते हैं। रायचंद, गांधी जी इनको रायचंद कहते थे। और क्यों कहते थे? गांधी जी, कभी कभी आप जानते हैं हर आदमी कभी ना कभी व्याकुल हो जाता है, किसी विषय पर वो सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस व्याकुलता में ही जो है वो ये गांधी जी ने इन पर काफ़ी विश्वास किया। श्रीमद रायचंद्र जी को पत्र लिखा कि मेरे अंदर ये सब चल रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, और बड़े विषम परिस्थितियों में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, 2-4 दिन के अंदर ही चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो उनके नाम पे आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित आज हो रहा है। और शरीर आप देखिए किस तरह से, ये जैन मुनि नहीं, इनको जैन संत का दर्जा दिया गया है। वैसे ये कवि भी थे, फिलोसोफर थे। श्रीमद रामचंद्र, तो इतना नाम अभी ख्याल हो जाए कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो हैं श्रीमद रामचंद्र जी रहे हैं, तो आगे हम लोग इसको और भी चर्चा करेंगे और उन चीज़ों को की बातचीत करेंगे।
तो बीच बीच में मैं क्या समझ रहा हूं, क्योंकि कल घोषणा की गई थी कि आप लोगों के जो विचार हैं वो हम लोग 15-20 मिनट चर्चा करेंगे उस पर। तो मैं देखता हूं कितने विचार आए हैं और उसके बाद उन विचारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो विचार के मामले में पहला, एक तो आप लोग जहां से जुड़े हैं अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दें, जिससे कि और अन्य लोगों को, मैं जानता हूं ठीक है, लेकिन और लोगों को भी। रामजी विश्वकर्मा जी जय हिंद, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, पारसारथी थपलियाल साहब जुड़ गए हैं, जय हिंद लिखते हैं। और हाँ, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं आपके सकारात्मक भारत के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। ये सब आप लोगों का है, देश का है।